नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव कोई और नहीं बल्कि वो कट्टरपंथी मौलाना सेट करने में जुटे हैं जिन्हें अपनी दुकानें बंद होने का डर सता रहा है। दरअसल वक्फ बिल का नाम सुनते ही आम आदमी की समझ में यही आता है कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म से जुड़ा किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। शायद इसी के चलते हमारे देश के नेता इसे संवेदनशील मुद्दा बना रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम धर्म के कल्याण के लिए बनाई गई एक पवित्र संस्था पर मुट्ठी भर भ्रष्ट और ताकतवर लोग राज कर रहे हैं। एक बार सोचकर देखिए कि देश में जितनी जमीन सेना और रेलवे के पास है, उससे थोड़ी सी जमीन कम एक संस्था के पास है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। यही रही कांग्रेस के तुष्टीकरण नीतियों के चलते यूपीए सरकार के दौरान इस संस्था को ऐसा हथियार मिल गया जिसका ये बेजा इस्तेमाल करने लगे। वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार मिल गया कि वो किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर सकते हैं और अगर आपकी जमीन पर बोर्ड ने दावा कर दिया तो आप रिलीफ के लिए कोर्ट का सहारा भी नहीं ले सकते। यही नहीं, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद बोर्ड के पास किसी गरीब मुसलमान की मदद के लिए पैसा नहीं होता है। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने के पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपको इस स्टोरी में बताएंगे क्यों ये बिल लाना जरूरी है। क्या 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? एक बार इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या 9.5 लाख एकड़ जमीन की देखभाल के लिए रूल रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं? 8 अगस्त को सरकार ने संसद में बताया कि बिल लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से संचालन और उसको मैनेज करना है। शायद यही वजह है कि सरकार ने बिल के नाम में बदलाव किया है। जैसा कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि अब वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का भी इंतजाम किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के मुताबिक एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें विपक्ष को क्यों बुराई नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि वक्फ की संपत्तियों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड कानून के लिए गठित जेपीसी के चेयरमैन आपके सीनियर नेता रह चुके हैं, लेकिन आप जो नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं। यानी जो कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी कर रही है। सदन में किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके रखा हुआ है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इतिहास में दर्ज होगा कि कौन कौन यहाँ पर बिल का विरोध कर रहा था। जो खामियां 2014 से आज तक 1955 के एक्ट के बारे में रह गई हैं, उनके बारे में कांग्रेस के जमाने में भी कई कमेटियां रह चुकी हैं। 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा रिकमेंडेशन आया था। ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, पूरा प्रबंधन होना चाहिए। जाहिर है वही सब हो रहा है जो पहले मुस्लिम समाज की तरफ से डिमांड आई थी। यानी जो संशोधन किए जा रहे हैं बिल में और जिन संशोधनों के साथ बिल लाया जा रहा है, इसकी डिमांड पहले से मुस्लिम संगठन कर चुके हैं, लेकिन अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या ये तकलीफ सिर्फ विपक्ष को है क्योंकि इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं और जो बेजा इस्तेमाल इस बिल के बहाने किया जा रहा था उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन होने के साथ ही जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो काफी घबराया हुआ है। क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? साल 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। आज की तारीख में करीब 8,72,292 से ज्यादा अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जिनका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़ है। दरअसल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने
1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दे दिया। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब नए कानून में वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है और इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। किरण रिजिजू से पूछते हैं कि कोई बोर्ड हो जो कुछ करता है उसे कोर्ट में रिव्यू करने का प्रावधान देता है, तो ये गैर संवैधानिक कैसे हो गया? कितने साल तक वक्फ बोर्ड में बैठने वाले लोग तालमेल करके ट्रिब्यूनल में फैसले देते हैं, उस फैसले को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तरीका लोकतांत्रिक है? देश में कोई भी कानून सुपर लॉ नहीं हो सकता, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बस यही इस बिल में भी बताया जा रहा है कि आपको अगर लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो उसे कोर्ट में भी यहाँ पर अपील कर सकते हैं। नीचे लो। वक्फ बोर्ड की मनमानी और घोटालेबाजी। इस कानून के गलत इस्तेमाल से देश में कई उदाहरण हैं। लोकसभा में खुद किरण रिजिजू ने कुछ ऐसे केस की चर्चा की जो पहले भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। किरण रिजिजू ने बोहरा समाज के एक मामले की चर्चा की। मुंबई में एक ट्रस्ट है, उसने एशिया के लार्जेस्ट स्कीम को लॉन्च किया। किसी ने उस प्रॉपर्टी की वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी और वक्फ बोर्ड ने उसे नोटिफाई कर दिया। जो आदमी उस शहर में है और ना उस राज्य में है, वक्फ बोर्ड के जरिए एक प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेम्पल का भी उदाहरण रिजिजू ने दिया। इस गांव का एक आदमी अपनी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे बताया गया कि यह वक्फ की जमीन है और पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में 2012 में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ जमीन को कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, जबकि सभी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। क्या महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं करना चाहिए? आज मुस्लिम देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री तक बन रही हैं। भारत में भी मुस्लिम महिलाएं सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ पर उपराष्ट्रपति तक बन चुकी हैं, पर वो वक्फ बोर्ड की मेंबर नहीं बन सकती। क्या ये भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिले? नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना कंपलसरी होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीकों को भी यहाँ पर दोबारा से सिस्टमाइज किया जाएगा। नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। भ्रष्ट मुस्लिम नेताओं से बचाने की व्यवस्था। मुसलमानों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर इस्लामी कानून के तहत वक्फ बनाया। इस्लामी धर्म गुरुओं का मानना है कि संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। पर यहाँ तो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए इतने भारी भरकम बोर्ड के पास पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि ताकतवर मुसलमानों ने न सिर्फ बोर्ड पर कब्जा जमाया हुआ है बल्कि वक्फ की जमीनों पर उन्हीं का कब्जा है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन रहे जावेद अहमद के मुताबिक नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनॉरिटी को काफी फायदा होगा। जावेद भी मानते हैं कि तेलंगाना में 3,000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। शायद यही वजह है कि इस बिल के आने से सबसे ज्यादा परेशान AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी हैं। वैसे एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की दौलत लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि नियम से ये रेट बाजार के हिसाब से होना चाहिए। ओवैसी ही नहीं, कई और मुस्लिम समाज में ताकतवर लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं और यहाँ पर वही पुराना किराया चुकाया जा रहा है जिसकी आज बाजार कीमत
जीरो ही समझिए। दिल्ली में जमाते उलेमाए हिंद के पास वक्फ की काफी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका कोई फायदा ना बोर्ड को हो रहा है, ना ही वंचित मुसलमानों को। इसी तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ पर, यहाँ पर जो 275 एकड़ जमीन है उस पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान होंगे। जावेद कहते हैं कि अगर बिल आ गया तो पारदर्शिता आ जाएगी, यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और डिजिटलाइजेशन होते ही यहाँ पर एक एक पैसे, एक एक पाई का हिसाब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका विरोध लगातार किया जा रहा है और ये विरोध करने वाले वो ताकतवर मुसलमान हैं जो यहाँ पर सालों से जो गरीब पिछड़ा हुआ मुसलमान है उसको दबा रहा है। वक्फ संपत्तियों का सर्वे कलेक्टर करे तो गलत क्या है? मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे पद वाले अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कट्टरपंथी विरोधी इसे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप मान रहे हैं, खासतौर से मोदी सरकार का। वो जानबूझकर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम सरकार, जो मुसलमान है, जो मुस्लिम समाज है, उसके धर्म में मोदी सरकार लगातार हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन देश के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की व्यवस्था भी कई जगहों पर सरकार के अधीन है। दूसरे, इतनी बड़ी संपत्ति से कानून और व्यवस्था का सवाल भी खड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि जिस जमीन का सर्वे वक्फ बोर्ड कर रही है वो किसी दूसरे धर्म का शख्स उस पर हक जता रहा हो। इसलिए यही सही है कि सरकार का कोई अधिकारी ये सर्वे करे तो बेहतर है। वो अधिकारी किसी भी धर्म का हो सकता है। कोर्ट के आदेश पर जब राम जन्मभूमि की जमीन का आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था तो के मोहम्मद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। किसी भी हिंदू ने ये मांग नहीं उठाई थी कि राम जन्मभूमि का सर्वे कोई हिंदू ही करे। वैसे भी सरकार मस्जिदों या मुस्लिम धर्म के किसी भी रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं कर रही है और ये बिल में भी साफ तौर पर दर्शाया गया है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया जा रहा है उसको लेकर सबसे ज्यादा पेट में दर्द उन मुसलमानों को हो रहा है जो अपनी दुकानें बंद होने का उन्हें डर सता रहा है। लगातार उन्हें लग रहा है कि वो जो अब तक गड़बड़ियां करते आए हैं और इस प्रॉपर्टी से उन्होंने जो पैसा बनाया है वो भी सरकार के सामने आएगा। इसलिए इसको लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इस बिल को पास होने से रोका जा रहा है। और अब तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कई सबूत ऐसे इकट्ठा किए गए हैं जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि विपक्ष के भी कई नेता इस बिल को लेकर काफी नाराज हैं और अंदर खाने एक नई तरह की खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बिल को लाने से कौन कौन रोकता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।